नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि वो शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकते, जिनकी बदौलत नया राज्य हमको प्राप्त हुआ और इस प्रदेश में अभी बहुत कुछ करने को बाकी है, जिसके लिए बीजेपी सरकार संकल्पित है। तो वहीं इसके साथ ही उन्होंने खुशी जताते हुए भी ये भी कहा कि आंदोलनकारी जो प्रमुख मांग 10% से क्षैतिज आरक्षण की कर रहे थे, उसमें धामी सरकार लगातार कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 23 सालों में उत्तराखंड में काफी बदलाव हुए हैं और उत्तराखंड लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। निश्चित रूप से 2025 तक सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में शुमार किया जाएगा। देखिए, आज 22 वर्ष पूर्ण हो रहे, 24 वर्ष हम प्रवेश कर रहे हैं और सबके लिए सौभाग्य की बात है कि 24 में जो प्रारंभ वर्ष के प्रथम दिन आज देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हमारी मत है, ये भी इस राज्य के विकास के लिए एक सूत्र के रूप में काम करेगा। और मैं कह सकता हूँ कि राज्य के जो सपने थे वो तो हमारे सपने जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, यही गति बनी रहे तो परमपिता परमात्मा हमारा भगवान बद्रीशाली की कृपा रहेगी। राज्य के उस चौमुखी विकास में हम आगे बढ़ेंगे। बहुत गति से विकास कार्य आगे बढ़ रहा है। आज मैं पुष्कर धामी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से स्पेशल रिक्वेस्ट किया था, जहां से हम लोगों को औसतन 400 मेगावाट बिजली की आपूर्ति भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। साथ साथ हम लोगों ने एनर्जी एक्सचेंज से भी टाई अप कर रखे हैं। शॉर्ट टर्म और एलडीसी गन की जो भी बिजली मिल सकती है उसको व्यवस्था की जा चुकी है। अभी सर जो इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है उसमें भी कई एमओयूज हुए हैं ऊर्जा के क्षेत्र में भी, तो आपको लगता है कि प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल? निश्चित रूप से भारत सरकार और प्रदेश सरकार के एफर्ट से जो भी एमओयूज हो रहे हैं, इससे प्रदेश के विकास तो होगा ही, ऊर्जा सेक्टर का विकास होगा। 10 नवंबर को पूरे विश्व और भारत में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। आपको बता दें कि इस दिवस को धन्वंतरी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी क्रम में आयुर्वेद, आयुष शिक्षा, आयुष राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत कल 10 नवंबर के दिन शुक्रवार को 11 से 12 बजे के आसपास राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस को पूर्णागिरी तहसील सभागार में मनाया जाएगा। इस दौरान आयुष ज्ञान कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाना है और आयुष दिवस को भारत में मनाए जाने के साथ ही पूरे विश्व में मनाया जाता है। आपको बता दें कि आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी हैं, इसी कारण इस दिवस को धन्वंतरी दिवस और धनतेरस के रूप में भी मनाया जाता है। कल राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर, जिसको इस बार पूरे विश्व में 100 देश मना रहे हैं, तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हम मना रहे हैं। इसको धन्वंतरी दिवस कहते हैं। धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद के जनक हैं और धनतेरस के रूप में भी इसको मनाते हैं। तो इसका राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हम कल दिनांक 10 नवंबर को 11 से 12 बजे समय और तहसील टनकपुर में एसडीएम सभागार जो है ऊपर, उसमें मना रहे हैं। और इसके जो अध्यक्षता में करा रहे हैं वो है दीपक रजवार जी, विधायक प्रतिनिधि, सीएम प्रतिनिधि, और इसके आयोजन सचिव स्वयं खुद एसडीएम श्री आकाश जोशी जी हैं। स्थापना दिवस के मौके पर प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा स्पीकर को सौंप दी है। प्रवर समिति के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री शहरी प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि 5 बैठक करने के बाद उन्होंने आज अपनी फाइनल रिपोर्ट विधानसभा स्पीकर को सौंप दी है। साथ ही उन्होंने उस दौरान समिति के सभी सदस्यों का धन्यवाद अदा किया है और उन्होंने ये भी कहा कि आज स्थापना दिवस है और इस मौके पर वे सभी आंदोलनकारियों को भी प्रणाम करते हैं, इसलिए आज ही के दिन उन्होंने इस रिपोर्ट को सौंपने का फैसला किया है। खुशी की बात है कि स्थापना दिवस पर आज हमारी जो प्रवर समिति है उसने अपनी रिपोर्ट जो आंदोलनकारियों के थी उसको उन्होंने मुझे सौंपा है। और आज मंत्री जी आए थे, प्रेमचंद अग्रवाल जी, और हमारे साथ दो विधायक भी थे, विनोद चमोली जी और मुन्ना सिंह चौहान जी, और उन्होंने उस समिति की रिपोर्ट मुझे दी। अब आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द हम लोग करेंगे।
देखिए, आप जानते हैं कि प्रवर समिति के नाते जिस प्रकार से एक महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेवारी मिली थी और आज उसकी रिपोर्ट 5 हमने इस बीच में बैठकें की हैं, उसके बाद माननीय अध्यक्षा जी को हमने सौंप दी है। मैं अपने तमाम मेंबर्स का, अधिकारियों का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि जिन्होंने बहुत अच्छा उसमें सहयोग दिया। और चूंकि आज राज्य स्थापना दिवस भी है, आप सबको बधाई है। आंदोलनकारियों ने जिन्होंने आंदोलन किया उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। इसीलिए आज स्थापना दिवस पे हमने ये रिपोर्ट माननीय अध्यक्षा जी को सौंप दी। हल्द्वानी में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रशासन की तरफ से राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया है। एसडीएम कोर्ट परिसर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारी पहुंचे। एसडीएम परितोष वर्मा और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नगर उपायुक्त पंकज उपाध्याय, उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू, हल्द्वानी मेयर जोगेंद्र रौतेला, बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं, जहां पर वक्ताओं ने राज्य आंदोलन के दौरान हर प्रकार के घटनाक्रमों को बड़े ही विस्तृत तरीके से बताया है। बहुत प्रगति की है। जब राज्य बना हमारा 400 करोड़ बजट होता था, आज 45-50 हजार करोड़ में बजट हुआ और राज्य में पलायन रुका, उद्योग लगे, लोगों को रोजगार भी मिला। हाँ, बहुत चीजें बची हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान, बड़े युवा मुख्यमंत्री हैं, राज्य आंदोलन से जुड़े रहे और उनका मानना है, वो कहते हैं कि प्रदेश से हमको पलायन रोकना है, लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी उनकी योजना है अगला दशक उत्तराखंड का हो, पूरे देश में उत्तराखंड नंबर 1 राज्य बने, इस दिशा में काम कर रहे हैं और हम सब लोग उनका आज के दिन हम शपथ ले रहे हैं कि हम उनका सहयोग कर इस राज्य के जो सपना था आंदोलनकारियों का, उस सपने को पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। कि आज जो जिलाधिकारी कार्यालय का जो प्रांगण है, उसमें हमारे राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम स्थापित यहाँ पर आज आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे साथ सहयोगी के रूप में खड़े हैं हुकुम सिंह कुंवर जी। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने हमको इसमें अपना पूरा सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया है। जिस प्रकार से राज्य गठन में राज्य आंदोलनकारियों की प्रमुख भूमिका रही है, आज राज्य हमारा अगर अपना एक स्थान बना रहा है तो उसमें उनका योगदान अविस्मरणीय है। मैं सभी को उसमें बधाइयाँ देना चाहूंगी। साथ ही उन जिन्होंने अपने इसमें प्राण न्यौछावर किए हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मेरी तरफ से सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं इस राज्य गठन के राज्य स्थापना की आज 23वीं वर्षगांठ है। मैं सर्वप्रथम सभी इस राज्य के निवासियों को राज्य स्थापना वर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूं, 23वीं वर्षगांठ की, और साथ ही नमन करता हूं उन लोगों को जिन्होंने शहादत दी थी, जो शहीद हुए थे, और सभी उत्तराखंड के क्रांतिकारियों की जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया था। सबको बधाई देता हूं और आज माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड प्रदेश समग्र विकास कर रहा है। देखो, बहुत खुशी का विषय है कि हम राज्य बने आज 23 साल हो गए हैं। आज वो आंदोलनकारी यहाँ पर इकट्ठा थे जिन्होंने राज्य आंदोलन में बड़ी अहम भूमिका दिखाई थी। आज उनका यहाँ पर सम्मान किया गया। मैं चाहता हूँ कि राज्य निर्माण की जो अवधारणा थी, हमारे शहीदों का सपनों का राज्य था, उसको बनाने में हमारी सरकार काम करेगी। मैं तो पुष्कर सिंह धामी से निवेदन करता हूँ कि वो राज्य आंदोलनकारी धरती खटीमा से और चंबौत से वो मुख्यमंत्री हैं, भविष्य में वो राज्य अवधारणा के काम करेंगे। स्थायी राजधानी, मूल निवास प्रमाण पत्र, भू कानून जैसे नियमों को पालन करवाई के सफल होंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। पुनः मेरी बधाई सब लोगों को। राज्य आंदोलन में जिन भी लोगों ने भागीदारी करी, शहादत दी, कठिनाइयों को झेला, निश्चित तौर पर आज उनको स्मरण करने का दिन है। इसी क्रम में यहाँ पर एसडीएम कोर्ट में आज सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारियों ने प्रतिभाग किया, उनका हमने सम्मान किया, उनका अभिवादन किया। और मैं इस अवसर पर राज्य के सभी वासियों को, क्षेत्र के सभी वासियों को, नगर निगम क्षेत्र के सभी वासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां राजनीतिक दलों ने चुनाव को लेकर पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। वहीं प्रशासन ने भी ब्लॉक सभागार में उप जिलाधिकारी जसपुर
गौरव चटवाल के नेतृत्व में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठक की। बैठक में अधिशासी अधिकारी शाहिद अली, नगर पालिका जसपुर और अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत महुआ डाबरा, शिखा आर्य, बीएलओ और सुपरवाइजर मौजूद रहे। उन्हें मतदाता सूची को लेकर ट्रेनिंग दी गई। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने बताया कि आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर सभी बीएलओ और सुपरवाइजरों के साथ बैठक की गई है, जिसमें सबसे पहला काम होता है कि मतदाता सूची का सृजन करना और उसी के लिए ट्रेनिंग दी गई है ताकि आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर मतदाता सूची सही और शुद्ध तरीके से तैयार की जा सके। था जो क्योंकि नगर पालिका के जो आगामी चुनाव हैं उसके मद्देनजर जो है जो प्रथम कार्य किसी भी चुनाव का होता है वो होता है मतदाता सूची का सृजन करना। तो मतदाता सूची के लिए जो है आज बीएलओज को बुलाया गया था, उनको ट्रेनिंग आज देनी थी, तो उनको प्रशिक्षण दिया गया ताकि जो है नगर पालिका के जो आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूची शुद्ध और सही तरीके से तैयार की जा सके, तो इसके बारे में उनको बताया गया। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में सिविल लाइन कोतवाली के पास रुड़की हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए एक बड़े व्यावसायिक भवन को सील कर दिया है। आपको बता दें कि इस व्यावसायिक भवन का निर्माण काफी समय से चल रहा था। कर्मियों के चलते इस व्यावसायिक भवन को पहले भी 2 बार सील किया जा चुका था। आपको बता दें कि ऐसे ही कर्मियों के चलते हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की टीम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव अभिनव शाह के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए टीम ने इस व्यावसायिक भवन को सील कर दिया है। और आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। देखिए, ये एक बिल्डिंग थी जो सिविल लाइंस में है, तो वैसे तो इनके नक्शे पास है, बट कुछ इनकी कंपाउंडिंग का इशू था जो इन्होंने कंपाउंडिंग नहीं कराई है और कुछ इसमें डिविएशन थी। तो उसी क्रम में हमने टाइम टू टाइम उनको नोटिस भी दिया था, बट वो उन्होंने कराया नहीं था। तो उसी क्रम में आज हमने इनको सील किया है। हमारे उच्च अधिकारियों के भी निर्देशन थे इसमें कि इसे सील कर दिया जाए। तो उसी क्रम में आज हमने सील कर दिया है इसको, और आगे जैसी इनकी पूरी कार्रवाई हो जाएगी, कंपाउंडिंग करा लेंगे तो हम उसमें फिर उसके हिसाब से खोल देंगे। इससे पहले भी सर ये 2 बार सील हो चुका है, तो क्या कारण रहा है कि उसके बाद भी कंपाउंडिंग का जो रहा है इशू इन्होंने कराया होगा, फिर हो सकता है कोई डिविएशन रहा हो, वो पूरी डिटेल्स में आप HRD ऑफिस से ले सकते हैं। तो उसी कारण पहले भी सील हुआ होगा, तो आज दोबारा इस वजह से अवैध निर्माणों पर कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। डेफिनेटली आपने देखा होगा, हम चाहे रुड़की हो चाहे हरिद्वार हो, सब जगह HRD द्वारा अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो पार्टियां भी तैयारियों को लेकर दमखम भरती नजर आ रही है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी पहुंची, जहां जसपुर ब्लॉक सभागार में उन्होंने पार्टी के बूथ से लेकर हर कार्यकर्ता के साथ बैठक की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोज पाल सिंह, खड़क सिंह चौहान मौजूद रहे। और वहीं राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने बताया कि पार्टी की तरफ से उन्हें जसपुर विधानसभा प्रभारी बनाकर भेजा गया है। उस नाते बीजेपी परिवार से मिलने आई थी, उनसे बातचीत करने आई थी और साथ ही बीजेपी सदैव अपने आमजन के साथ रहती है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जनता के सुख दुख की चिंता करती है। साथ उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक हो या ना हो, निरंतर कार्य करती रहती है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लगातार सकारात्मक पहल कर रहा है। दिवाली के त्योहार को देखते हुए ऊर्जा विभाग ने उपभोक्ताओं को हर संभव बेहतर सुविधा देने की तैयारी की है। आपको बता दें कि दीपावली पर प्रदेश में किसी प्रकार के बिजली संकट से निपटने की पूरी योजना ऊर्जा विभाग ने बनाई है। वहीं
दीपावली पर प्रदेश में 32 से 34 मिलियन यूनिट बिजली की खपत का अनुमान लगाया गया है, जिसको लेकर ऊर्जा विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि वर्षवार, जो फाइनेंशियल वर्षवार कहा जाता है, ईयर ऑन ईयर, इस बार पावर सेक्टर में प्रॉफिटेबिलिटी आई है 74 करोड़ की। यानी यूपीसीएल इस साल के जो बैलेंस शीट है, ऑडिटेड बैलेंस शीट, उसके अनुसार 74 करोड़ रुपए के फायदे में रहा है। उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हम लोगों ने जो पावर परचेज कॉस्ट थी, हमने पैसा तो दे दिया और पब्लिक से अभी लिया नहीं है, और जब वो मिलेगा टैरिफ के थ्रू तो हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। तो बैलेंस शीट के अनुसार, ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार हम लोग 74 करोड़ रुपए में से प्रॉफिट में है। खबर देहरादून से है, जहां कोतवाली के राजपुर रोड पर स्थित रिलायंस के ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों की डकैती का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक हथियारबंद 4 से 5 बदमाशों ने राजपुर रोड स्थित दुकान पर धावा बोलते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया है और दुकान में रखा सोना, हीरे समेत तमाम सामान लेकर फरार हो गए। हालांकि मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है और शहर भर में नाकाबंदी कर दी गई है। दीपावली को लेकर अग्निशमन विभाग भी तैयारी में पूरी तरह से जुट गया है। अगर बात करें शहर के मुख्य इलाकों की, तो अग्निशमन विभाग छोटी और संकरी गलियों के लिए बाइकों का इस्तेमाल करेगा। मुख्य अग्निशमन अधिकारी वीबी यादव ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दीपावली के दौरान आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए 8 स्थानों पर फायर टेंडर्स की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा कहीं पर इमरजेंसी की अगर स्थिति आती है, तो ऐसे में अगर कॉल्स उन्हें मिलती है तो एक फायर टेंडर रिजर्व में रखा गया है। उन्होंने बताया कि ज्यादा इमरजेंसी होने पर भी जिलों के दूसरे फायर स्टेशन से गाड़ियां भी स्थिति के हिसाब से मंगाई जाएगी। साथ ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने इस बात की भी जानकारी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो ओएनजीसी और डीआरडीओ के स्टेशनों में खड़ी गाड़ियों की भी सहायता ली जाएगी। और इस बीच उन्होंने बताया कि दीपावली को लेकर सभी गाड़ियों की फिटनेस जांच भी पूरी हो गई है। ये जो औपचारिकताएं होती हैं हमने पूरी कर ली हैं। हाइडेंट चेकिंग हो गई है और स्थान भी चिन्हित हो गए हैं कि कहाँ से अगर कहाँ दुर्घटना होती है तो पानी हमको कहाँ से लेना है। तो चूंकि पुराने हाइडेंट खत्म हो गए, लेकिन अच्छाई ये है कि जो भी नए स्ट्रक्चर खड़े हो रहे हैं, चाहे वो होटल हो, हाई राइज बिल्डिंग्स हो, तो उनमें जो है पानी की काफी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता जो है और हम उनसे जो है प्रयोग करेंगे। त्योहार नजदीक आते ही मिलावटखोरी का धंधा भी जोरों पर शुरू हो जाता है, जिसके चलते खाद्य विभाग द्वारा जगह जगह छापेमारी की जाती है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत शिवराजपुर टोल टैक्स पर आज खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और चेकिंग अभियान उसके द्वारा चलाया गया है, जिसमें विभाग द्वारा मावा, बतीसा, रसगुल्ले, बर्फी और बूंदी के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, जो उत्तर प्रदेश के अफजलगढ़ और केहरीपुर से लाया जा रहा था। वहीं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रकाश फुलारा ने बताया कि त्योहार को देखते हुए आज सुबह से कार्रवाई की जा रही है और जिसमें सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि मिठाई या खाद्य पदार्थ जिसमें भी मिले हैं, मावे के भी कुछ सैंपल लिए गए हैं। कुछ सामग्री ऐसी भी मिली है जो पैकेट में थी, लेकिन उनके बिल नहीं होने के कारण उनको हिदायत दी गई है कि बिना बिल के लेकर ना जाए, क्योंकि त्योहारी सीजन में मिलावट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
जन्म को देखते हुए यहाँ पर हम सुबह 6 बजे से यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, सारे वाहनों को चेक कर रहे हैं, जिसमें हमें जो मिठाई या मिठाई से निर्मित जो खाद्य पदार्थ भी मिले हैं और मावा भी हमने उनके सैंपल भी लिए गए हैं और कुछ सामग्री ऐसे मिली जो पैक्ड फूड आइटम थे, परंतु उनके पास बिल न होने के कारण उनको हिदायत दी गई है बिना बिल के आप न ले जाएं और साथ में बिल होना चाहिए। ये लगातार हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। त्योहारी सीजन में क्योंकि जो डिमांड बढ़ने से जो है मिलावट होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा जो है चेकिंग अभियान चलाते हैं। भरत मंदिर पब्लिक स्कूल में दिवाली को लेकर इंडो दिवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें विद्यालय के छात्रों ने विज्ञान प्रदर्शनी और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। भरत मंदिर पब्लिक स्कूल ऋषिकेश में आयोजित इंडो दिवा उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और विशिष्ट अतिथि जयराम आश्रम के परम अध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारिणी पहुंचे। दोनों अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मेले हमारी धरोहर है, प्राचीन काल से ही मेले लगाए जाने की प्रथा रही है। मेले लगने से बड़े बुजुर्गों को भी अपने बचपन के दिन याद आते हैं। ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने कहा कि मेले लगने से लोग सामूहिक रूप से एकत्रित होते हैं। हर राज्य में लगने वाले मेले के दौरान राज्य की संस्कृति को जानने का मौका भी मिलता है। पब्लिक स्कूल ने एक नवाचार कार्यक्रम किया, जो इन्होंने यहाँ की संस्कृति और दीपावली के उपलक्ष्य में सुंदर कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किया। और यहाँ के बच्चों ने जिस प्रकार से, जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, एक एग्जीबिशन में आप जाके देखिए जिस प्रकार से उन्होंने उसमें अपना परफॉर्म किया है, छोटी छोटी चीजों को उसमें प्रदर्शित किया है। यानी कि बच्चा कल को आगे बढ़ेगा, उससे पहले यहाँ पे जो तैयारी बच्चों ने की है, मैं उनको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। संस्कृति की जहाँ तक बात कर रहे हैं, आप देखिए कैसे हमारी दीपावली मनाई जाती है, तो हमारा पहाड़ की संस्कृति क्या है, इस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पे किया है। मैं यहाँ पे स्टाफ को, यहाँ पे प्रिंसिपल को बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ और परम पूजनीय महंत जी का मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। इस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पे लगातार हमेशा होते भी रहे और आगे भी होंगे। मैं सभी को अपने आने वाली राज्य स्थापना दिवस और दीपावली की बहुत बधाई भी दे रहा हूँ। सिनेमा जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन गंगा किनारे परमार्थ निकेतन पहुंची, जहां रवीना टंडन ने परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद मुनि महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया है। इस दौरान चिदानंद मुनि महाराज के साथ रवीना टंडन ने मां गंगा की भव्य आरती भी की है और आरती के दौरान रवीना टंडन ने देश की खुशहाली को लेकर मां गंगा से प्रार्थना की है। चिदानंद मुनि महाराज ने रुद्राक्ष का पौधा उन्हें भेंट कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। रवीना टंडन ने चिदानंद मुनि महाराज को कहा कि संतों की नगरी में आकर वे खुद को बहुत गौरवशाली महसूस कर रही हैं। पतित पावनी मां गंगा की आरती कर जो शांति का अनुभव उन्हें आज हुआ है, वे बार बार हो, इसके लिए वे गंगा तट पर फिर से आना पसंद करेंगे। ऋषिकेश से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर रवीना टंडन परमार्थ निकेतन पहुंची हैं। आपको बता दें, स्वामी चिदानंद मुनि से अभिनेत्री रवीना टंडन ने मुलाकात की और साथ ही गंगा तट पर पहुंचकर मां गंगा की आरती की है। साथ ही रवीना टंडन ने कहा कि गंगा आरती में शामिल होकर जो शांति और उन्हें मिली है, इससे पहले उन्हें आज तक ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वो आगे भी अब गंगा आरती में शामिल होती रहेंगी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Hey mom, hey,